नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जीआरएफ मास्टर्स बेसिक टू प्रो। इस सीरीज जो है आपकी 1 मार्च से स्टार्ट हो रही है एंड आज वैसे ये क्लास लाइव होनी थी हमारी 5 PM पे, बट बिकॉज इंटरनेट वर्क नहीं कर पाया और इसलिए हम लाइव क्लास नहीं ले पाए। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि एटलीस्ट ये जो पूरा सेशन है कि हाउ टू कवर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, ओके, इसको हम पेंडिंग नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरी वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं जिसको आप पूरा अच्छे से देखिएगा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट टिपिकल यूनिट, ओके, सबसे कठिन यूनिट और इसमें सबसे ज्यादा आप लोग स्ट्रगल करते हैं। तो इसलिए इस यूनिट को कवर करने का सबसे सही तरीका क्या है, व्हाट इज द राइट अप्रोच टू कवर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ओके। यूनिट नंबर 4 फॉर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, ओके, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स जो लोग जेआरएफ करना चाहते हैं जून 2024 में नेट जेआरएफ क्रैक करना चाहते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो, द फुल वीडियो, एंड प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूनिट नंबर 4 जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, उसको कैसे कवर किया जाए, क्या सही तरीका है इसको कवर करने का। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिस्कस, ओके। वी आर गोइंग टू सी द सिलेबस एस्पेक्ट, ओके, सिलेबस में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है आपसे। देन वी विल आल्सो सी द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दैट आर कमिंग फ्रॉम हियर, ओके, किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। और साथ साथ हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को, बिकॉज ये एक बहुत स्ट्रगलिंग यूनिट है जिसमें आप सभी लोग परेशान होते हैं कि सर इसमें अगर इंपॉर्टेंट एरिया पता चल जाए तो ज्यादा बेटर होगा, तो वो व्हाट टू फोकस वाला पार्ट में बताऊंगा कि किस पार्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, कहां से अधिकतम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों का सभी का एक बार स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे और इस जीआरएफ मास्टर सीरीज में जो कि हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। सो बेसिक टू प्रो जीआरएफ मास्टर सीरीज, वेलकम टू द सेशन गाइस, ओके। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिक्वेस्ट यू कि सभी लोग जुड़ते जाइए। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक थोड़ा सा मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा एक क्या बोलते हैं, एक दो कुछ पंक्तियां मुझे दिखी हैं जिसमें लिखा है कि सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक ही जाना है, सीढ़ियां तो सिर्फ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, ठीक है। आप सभी की मंजिल आसमान है, मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे तो रास्ता खुद बनाना है, ठीक है। तो खुद प्रयास करना है, प्रयत्न करना है, लगातार लगे रहना है और डेफिनेटली जो हमारा लक्ष्य है, जो आपकी मंजिल है, जो कि पूरे आसमान के मालिक आप बनना चाहते हैं, नेट जेआरएफ क्रैक करना चाहते हैं, वो पूरा तभी हो पाएगा, ठीक है। चलिए, तो पॉजिटिव नोट पे हम स्टार्ट करते हैं, बिकॉज दिस वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज। तो थोड़ा सा मोटिवेशन होना चाहिए, एक जज्बा, एक जज्बात और एक बोल सकते हैं एक संकल्प अपने अंदर बैठा के रख लीजिए कि हाँ, जून 2024 में नेट जेआरएफ क्रैक करना ही करना है। एंड टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो, रेगुलरली क्लासेस मिलते रहे। क्लासेस के टाइमिंग भी यहाँ लिखे हुए हैं, फ्री क्लासेस कब कब आपके होती हैं, तो इसको ध्यान रखिए। एज वेल एज आपका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज टेलीग्राम ग्रुप पे रेगुलरली सारी क्लास की लिंक आती है, अपडेट्स आते रहते हैं, एज वेल एज इंपॉर्टेंट डिस्कशन, डाउट जो भी आपके हैं, ठीक है। आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप यहाँ पे डिस्कशन में भी डाल सकते हैं, डाउट रिजोल्यूशन में भी, एज वेल एज आपको यहाँ पे जो भी हेल्प है वो टेलीग्राम ग्रुप पे रेगुलरली मिलती रहती है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि हाउ टू कवर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ओके। यूनिट नंबर 4 है आपकी तुलनात्मक राजनीति को कैसे पढ़ाया जाए, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसके सिलेबस की कि व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स दैट आर कवर्ड विद इन द सिलेबस, ओके। सिलेबस में किन किन एस्पेक्ट्स को कवर किया गया उसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। तो अगर आप कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस को देखें, सो इस प्रकार से आपका सिलेबस है। सबसे पहले अप्रोचेस वाला पार्ट आता है जहां पे तुलनात्मक राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोणों को हमको देखना है, जिसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच है, पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच है, या फिर हम बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच आ जाती है, जनरल सिस्टम अप्रोच है, न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ओके। नव संस्थागत प्रकार से दृष्टिकोण वाला पार्ट आ जाता है जहां पे हाउ टू स्टडी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ओके, मतलब तुलनात्मक अध्ययन कैसे किया जाए, उसका क्या दृष्टिकोण है, अलग अलग दृष्टिकोण दिए गए हैं। उससे भी सवाल हर साल कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलता है। कोलोनिज्म, डीकोलोनाइजेशन, ओके, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद, इससे भी काफी अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले हैं। स्पेशली टाइप्स ऑफ कोलोनिज्म, ओके, कि उपनिवेशवाद के अलग अलग प्रकारों पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेटलर कोलोनिज्म, एक्सप्लॉयटेशन कोलोनिज्म, सैरोगेट कोलोनिज्म, ओके। तो उपनिवेशवाद के बहुत सारे प्रकार है। प्लांटेशन कोलोनिज्म, ओके, तो वृक्षारोपण उपनिवेशवाद हुआ आपका, या फिर बसने वाला उपनिवेशवाद हुआ, शोषणकारी उपनिवेशवाद हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग उपनिवेशवाद के प्रकार है, उससे क्वेश्चन दिखेंगे। और साथ साथ डीकोलोनाइजेशन पे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं जहां पे स्टेटमेंट बेस्ड को कि इनमें से कौन सी चीजें जो है बोल सकते हैं, कभी कभी कथन आ जाता है कि इनमें से कौन से कारण जो है विउपनिवेशवाद के पीछे कारण रहे हैं, या फिर किताबें भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बुक्स ऑन ऑथर्स तो पूछे जाते हैं हर टॉपिक से, नेशनलिज्म का टॉपिक है सिमिलरली उसी प्रकार से कि राष्ट्रवाद के अलग अलग प्रकार,
या फिर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नेशनलिज्म, ओके, नेशनलिज्म के कंपोनेंट या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म, कल्चरल नेशनलिज्म, पॉलिटिकल नेशनलिज्म, एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म, ओके, यूरोपियन नेशनलिज्म, नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म, ओके, यूरोप मतलब बोल सकते हैं यूरोपीय देशों में किस प्रकार से राष्ट्रवादी भावना जागी, या फिर गैर यूरोपीय देशों में किस प्रकार से राष्ट्रवादी भावना जागी, या फिर राष्ट्रवाद कैसे आया, या फिर मतलब इसीलिए उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद क्या है, या फिर राजनीतिक राष्ट्रवाद का विचारधारा, या फिर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा, इन सब चीजों से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है स्टेट थ्योरीज, राज्य के सिद्धांत, ओके, जहां पे लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट, कैपिटलिस्ट, लेट्स से व्हाट वी कैन से कैपिटलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, या फिर आपका सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ स्टेट, वेलफेयर थ्योरी ऑफ स्टेट, स्टेट इन द ग्लोबलाइजेशन, इस प्रकार के टॉपिक दिए गए, जहां पे आपको सबसे पहले देखना है कि भाई पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य कैसा काम करता है, ठीक है, या फिर समाजवादी राज्य कैसा होता है, उसकी क्या विशेषता है, उस पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहां पे एक प्रकार से मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ओके, कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ अ सोशलिस्ट स्टेट एंड सोशलिस्ट सोसाइटी, ओके, एक समाजवादी समाज में, एक समाजवादी व्यवस्था में राज्य कैसा होगा, तो उसके बारे में 3-4 कथन लिखे होंगे, उसमें से आपको सही कथन ढूंढना होगा, ठीक है। इसी प्रकार से पोस्ट कॉलोनियल स्टेट के क्या फीचर्स हैं, या फिर उससे रिलेटेड थिंकर्स, ओके, कि उत्तर औपनिवेशिक राज्य व्यवस्था जो है, राज्य के सिद्धांत है, उनमें किस प्रकार के राज्य आपको देखने को मिलते हैं, किस प्रकार के बेसिकली थिंकर्स इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट किताबें उससे जुड़ी हुई है, ठीक है, जैसे फ्रेंड्स फैनन है, एडवर्ड सैयद का आइडियाज है, ठीक है। ऐसे वेलफेयर थ्योरी ऑफ स्टेट पे भी क्वेश्चन आया पिछली बार भी, अगर आपने देखा होगा कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द वेलफेयर थ्योरी ऑफ स्टेट, ओके, कल्याणकारी सिद्धांत जो है, राज्य का कल्याणकारी सिद्धांत, जो कि आज के वक्त में सबसे ज्यादा प्रमुख है, ठीक है। आज राज्य किस प्रकार का दिखता है, ना ही उपनिवेशवादी, ना ही उदारवादी, ना ही समाजवादी, आज कल्याणकारी राज्य का दौर है, ठीक है। द कंटेम्पररी टाइम पीरियड इज अ टाइम पीरियड ऑफ वेलफेयर स्टेट मेजरली, नाइदर द सोशलिस्ट स्टेट नाइदर द कैपिटलिस्ट स्टेट, ओके। आज ना ही पूंजीपति राज्य है पूर्ण रूप से, ना ही पूर्ण रूप से समाजवादी राज्य है, ठीक है। आज जो राज्य व्यवस्था है अधिकतम देशों में वो कल्याणकारी, हर राज्य अपने आप को कल्याणकारी राज्य बनाने का प्रयास कर रहा है। तो उस अवस्था में राज्य की स्थिति, या फिर वैश्वीकरण के दौर में राज्य की क्या स्थिति है, क्या पावर है, क्या नहीं है, पॉलिटिकल रिजीम्स जिसमें लोकतांत्रिक या फिर गैर लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के बारे में बात की जाती है, कि डेमोक्रेटिक कितने प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था, जैसे लिबरल डेमोक्रेटिक, सोशल डेमोक्रेटिक, ओके, उसमें भी डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम में भी अलग अलग टाइप के डेमोक्रेसी आती है, कि भाई किस प्रकार का लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, पॉलिटिकल रिजीम मतलब राजनीतिक प्रणाली जिसको हम बोलते हैं, कि शासन प्रणाली कैसी है, कि लोकतांत्रिक है कि गैर लोकतांत्रिक है। अब लोकतांत्रिक है तो उसमें भी क्या प्रकार है, और गैर लोकतांत्रिक है तो उसमें क्या प्रकार है, इसमें भी कंट्रीज से कंपैरिजन आ जाता है, कि अच्छा 3-4 कंट्रीज के नाम दे देंगे, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल रिजीम्स की, कहां टोटलिटेरियनिज्म है, कहां अथॉरिटेरियनिज्म है, ठीक है, कहां सत्तावाद है, कहां अधिनायकवाद है, ठीक है। इस प्रकार से सवाल जो है आपको कभी कभी देखने को मिलते हैं। बुक्स भी कभी कभी इसमें आ जाती हैं, कि हु गेव द आइडिया ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, हु गेव द आइडिया ऑफ पैट्रिमोनियलिज्म, ओके, तो किसने भाई जैसे मैक्स वेबर ने पैट्रिमोनियलिज्म का अपना आइडिया दिया, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल रिजीम्स की जो टाइप्स बताए हैं वो किसने क्लासिफाई किए हैं, थिंकर्स के नाम। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशनिज्म, ओके, संविधानवाद, ये भी काफी ज्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक आता है, जहां पे मुख्य रूप से सवाल जो आते हैं स्पेशली डिफरेंट यूनिक फीचर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, अलग अलग संविधानों के अलग अलग फीचर्स, डेमोक्रेटाइजेशन जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, जिसमें स्पेशली वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, जो कि इस बार भी क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा एग्जाम में आया था, कि अरेंज द डिफरेंट वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन बाय हंटिंगटन इन अ सीक्वेंस, क्वेश्चन आया था कि हंटिंगटन ने जो वैश्वीकरण बेसिकली लोकतंत्रीकरण की चरण बताए, उनको चरण में जमाइए, कि प्रथम लोकतंत्रीकरण की लहर, सेकंड, थर्ड, रिवर्स वेव, सेकंड रिवर्स वेव, इस प्रकार से इसका डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट है, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, ग्लोबलाइजेशन थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी, अंडर डेवलपमेंट थ्योरी, इस प्रकार से मतलब डिफरेंट वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, ओके। तो अगर हम विकास वाला विषय भी देखें तो इसमें भी बहुत सारे कंपैरेटिव एनालिसिस हैं, कि आधुनिकरण का सिद्धांत है विकास का, या फिर निर्भरता सिद्धांत है विकास का, या फिर आपका अंडर डेवलपमेंट का सिद्धांत है, ठीक है, अविकसितता का सिद्धांत, जो कि एजी फ्रैंक का फेमस सिद्धांत है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, विश्व प्रणाली सिद्धांत, इमैनुअल वॉलस्टीन, विश्व प्रणाली सिद्धांत आ जाता है। फिर वैश्वीकरण में जो विकास, वैश्वीकरण के नजरिए से विकास को देखना, ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से। सिमिलरली स्ट्रक्चर ऑफ पावर में स्पेशली एलीट थ्योरीज, ओके, स्ट्रक्चर शक्ति की संरचना में आपको क्या पढ़ना होता है, एलीट थ्योरीज, ओके, मतलब सत्ता को लेकर जो अभिजात्यवादी विचारक है उन्होंने क्या सिद्धांत दिया, जैसे कि पेरेटो, मॉस्का, माइकल, सी राइट मिल्स, ओके, जोसेफ स्कम्टर, इन सब के जो विचार है, हाउ दे हैव, रॉबर्ट पुटनम, ओके, सो लाइक बेसिकली लेट्स से जेम्स बरहम, ओके, सो जितने भी इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, जिन्होंने विलियम डॉमॉफ, जिन्होंने पावर को एक्सप्लेन किया कि हाउ पावर रियली एग्जिस्ट इन द पॉलिटिकल सिस्टम,
एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया है। सो एलीट थ्योरी जिसको हम बोलते हैं, मतलब बेसिकली अभिजात्यवादी सिद्धांत सत्ता का, ओके। एंड देन एक्टर्स एंड प्रोसेस व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक पार्ट ऑफ द यूनिट, ओके। सबसे डायनामिक पार्ट बोलेंगे तो एक्टर्स एंड प्रोसेस वाला पार्ट है, जिसमें इंटरेस्ट ग्रुप की थ्योरीज, प्रेशर ग्रुप की पॉलिटिकल पार्टीज की थ्योरीज, इलेक्टोरल सिस्टम, सिविल सोसाइटी, एनजीओ, ये सब चीजें जो है, रिवॉल्यूशन, सोशल मूवमेंट, ओके, सामाजिक आंदोलन की से संबंधित सिद्धांत हुए आपके, या फिर बेसिकली आपके लाइक बोल सकते हैं क्रांति से संबंधित सिद्धांत हुए, क्रांति के थ्योरीज किसने दी है, उसके थिंकर्स के नाम हो गए, या फिर आपके हित समूह क्या होते हैं, उससे रिलेटेड थ्योरीज है, उसके टाइप्स आ गए, ठीक है, आलमंड का जो कॉन्सेप्ट है। तो इस प्रकार की चीजें जो है काफी ज्यादा वाइब्रेंट आइडिया यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब जरा हम इन सब पे बात करेंगे कि हाउ टू कवर दिस पर्टिकुलर यूनिट, कैसे कवर किया जाएगा। व्हाट आर द फेमस मोस्ट फोकस्ड एरिया दैट यू नीड टू लुक आफ्टर, ओके। आपको किस तरफ ज्यादा गौर करना है उस पर मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले कि हम मोस्ट फोकस्ड एरियाज को देखें, बट उससे पहले जरा देखते हैं कि इस बार एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए, ठीक है। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिखाऊंगा इस बार जो 2023 का, ओके, दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम द टॉपिक ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स दिस ईयर, ओके। इस बार तुलनात्मक राजनीति में किस प्रकार के सवाल जो है आए थे वो जरा हम देखते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे कि व्हाट आर द फोकस एरिया दैट यू नीड टू फोकस ऑन, ओके। आपको किस तरह फोकस करना है। नाउ चलिए तो जरा क्वेश्चन पेपर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही दिख रहा है यहाँ पे कि द प्रोसेस इन विच द रूलिंग एलीट इंट्रोड्यूस लिबरलाइजिंग रिफॉर्म्स, ओके, दैट अल्टीमेटली लीड टू डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, ओके, मतलब लोकतांत्रिक परिवर्तन, ओके। हिंदी में भी मैं पढ़ के बता सकता हूं आपको कि उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं जहां पे जो रूलिंग एलीट्स हैं, ठीक है, डिक्टेटोरियल रूलिंग एलीट जो है, मतलब जो तानाशाह है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब ऊपर से सरकार की तरफ से लोकतंत्र को इंट्रोड्यूस किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, टॉप डाउन, ठीक है, सीधी बात है। लोकतांत्रिक परिवर्तन कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन मतलब लोकतांत्रिक सुधार, या फिर ट्रांजिशन, या फिर बोल सकते हैं लोकतांत्रिक संक्रमण, लोकतांत्रिक परिवर्तन। तो अगर वो अभिजात्यों द्वारा किया जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, टॉप डाउन बोला जाएगा, बिकॉज ऊपर से हो रहा है, नीचे से नहीं हो रहा है, ओके। तो उसको हम बोलेंगे टॉप डाउन डेमोक्रेटाइजेशन, ओके। यही इसका करेक्ट आंसर भी था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले, या फिर हम आगे चलते हैं और जैसे यहाँ तो ये क्वेश्चन है, चलिए ये आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्वेश्चन नहीं है, और देखते हैं कुछ क्वेश्चन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से कैसे क्वेश्चन आए हैं। ये आपका आया इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है, लिबरलिज्म, कम्युनिटेरिज्म, नियो लिबरलिज्म, नेशनल लिबरल नेशनलिज्म, मल्टी, चलिए ये तो आपको यूनिट नंबर 1 से कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेट करेगा। फिर यहाँ पे रॉबर्ट नॉजिक का अगेन ये पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेट करेगा। पार्टी सिस्टम पे क्वेश्चन आया जैसे, ठीक है, फाइंड आउट द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट स्कॉलर ऑफ द पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम को लेकर अलग अलग विचारकों ने क्या सिद्धांत दिए, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन बेसिकली आया था, जिसमें करेक्ट आंसर जो है ए एंड सी है, डेमोक्रेटिक मॉडर्न थ्योरी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन अ पार्टी सिस्टम, ओके। देन आपका पार्टीज आर द कोर इंस्टीट्यूशन ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी। सो कुछ कुछ ऐसे अलग अलग जोसेफ स्कम्टर के, रॉबर्ट ढाल के, इन सबके अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं, और पूछा गया इनमें से कौन से कथन सही है, जैसे कि द एक्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्जिस्टेंस ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, ओके। रॉबर्ट ढाल, नो, रॉबर्ट ढाल ने बोला कि नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ग्रुप, ओके। रॉबर्ट ढाल ने बोला कि जो हित समूह है दे एक्चुअली कंट्रोल द पावर। सो इसलिए ये डी वाला जो ऑप्शन आपका गलत हो गया, बिकॉज रॉबर्ट ढाल ने तो किसको प्राथमिक, अगेन रॉबर्ट ढाल इज फेमस फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीआर्की। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पॉलीआर्की कॉन्सेप्ट है, बहुसत्ता का सिद्धांत है, बहुतंत्र का सिद्धांत है, जहां पे उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हित समूहों को ज्यादा प्राथमिकता दी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसा आपका ये ऑप्शन गलत हो गया, डी ऑप्शन गलत हो गया आपका, बी ऑप्शन बी ऑप्शन गलत है, देन ए एंड सी जो है डेमोक्रेसी इज अनथिंकल सेव इन द टर्म्स ऑफ पार्टीज, ओके। चलिए तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। नाउ और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस पे क्वेश्चन है, उसके बाद आपका रिवॉल्यूशन, ये तो आपका यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन था। सत्याग्रह पे क्वेश्चन है यूनिट नंबर 3 से अगेन। देन उसके बाद हाँ देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है द थ्योरी दैट आर्ग्यूज कंट्रीज आर मोर लाइकली बोथ द बिकम डेमोक्रेटिक एज टू स्टे डेमोक्रेटिक एज दे डेवलप इकोनॉमिकली, ओके। मतलब कौन सा सिद्धांत ये कहता है कि जैसे जैसे देश लोकतांत्रिक होंगे, जैसे जैसे उनका आर्थिक विकास होगा, वैसे वैसे लोकतांत्रिक होंगे और आर्थिक रूप से भी विकसित होंगे, ठीक है। मतलब लोकतंत्र और आर्थिक विकास एक साथ चल रहा है। कौन सी अप्रोच कहती है, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, ओके। जो क्लासिकल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है, आधुनिकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे जैसे लोकतांत्रिक विकास होगा वैसे वैसे आर्थिक विकास भी साथ साथ होगा, ओके। सो करेक्ट आंसर। तो अगेन मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहां से आ गया आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ओके। डेवलपमेंट वाला जो अभी हमने डिस्कस किया ना, डेवलपमेंट में जिसमें मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, इंडिपेंडेंसी थ्योरी, ये सब सिद्धांत, ओके। थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, ये चारों थ्योरी हमको पढ़नी है आपके
सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरी। सो बस इसका सीधा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो बस आपको एनालिटिकल स्किल अपनी डेवलप करनी है, किस कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे चाहिए, ठीक है। यहाँ तो थिंकर्स बुक्स है, ये अलग चीज है, ये आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे पावर के कॉन्सेप्ट है, ये नहीं है होगा। देन उसके बाद पब्लिक एडमिशन ये क्वेश्चन है, ये भी पब्लिक, ये आपका यूनिट नंबर 8 के क्वेश्चन। चलिए पार्टिसिपेट डेमोक्रेसी, ये सब यूनिट नंबर 1 में आएगा। जी, एरिस्टोटल वाला ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। अतुल खोली, देन मटेरियल मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री। चलिए ये आपका बेसिकली यूनिट नंबर 1 से बिलोंग करेगा, या फिर यूनिट नंबर 2 से मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्शन है। एशिया टाइगर इकोनॉमी आईआर से हो गया, ये आपका फेमिनिस्ट थ्योरी यूनिट नंबर 1 से है क्वेश्चन। और हाँ, इलेक्ट्रोल सिस्टम, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया है इलेक्ट्रोल सिस्टम के ऊपर। आई गेस अब विजिबल होगा आप लोगों को कि इलेक्ट्रोल सिस्टम की अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज की उन्होंने, क्या यूनिवर्सल सफरेज लिख दिया, ठीक है, या फिर मेजोरिटेरियन इलेक्ट्रोल सिस्टम लिख दिया, सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट प्लूरिटी सिस्टम जिसको हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बोलते हैं, या फिर ऑल्टरनेटिव वोट लिख दिया, ठीक है। ऑल्टरनेटिव वोट को हम इंस्टेंट रन ऑफ भी बोलते हैं, ठीक है फाइन। तो ये अलग अलग शब्द के नाम और उसके बारे में मीनिंग, ठीक है। कि यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या होगा, मेजोरिटेरियन इलेक्ट्रोल सिस्टम क्या होता है, सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट प्लूरल पार्टी कहता है द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ओके। जैसे एन इलेक्ट्रोल सिस्टम इन विच इंडिविजुअल कास्ट अ वोट फॉर द कैंडिडेट इन अ सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट, मतलब सीधी बात है आपका सी हो गया इसका, ठीक है। सी का 1 हो गया, फाइन। अब सी का 1 मिला के अपने आप ही आंसर मिल गया। यूनिवर्सल सफरेज, राइट टू वोट विच इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू रेस, ठीक है, हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। तो वो आपका पहले से, मतलब सीधी बात है, फर्स्ट का आपने 3 मैच किया और ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल गया। करेक्ट आंसर जो है 1 वाला हो गया। तो दिस इज फ्रॉम द यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 का ही क्वेश्चन है, और यूनिट नंबर 4 में एक्टर्स एंड प्रोसेस वाला पार्ट, सबसे आखिरी वाला जो टॉपिक है ना, एक्टर्स एंड प्रोसेस, ओके फाइन। तो उसमें आपको इलेक्ट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ओके, निर्वाचन प्रणाली के बारे में। तो वहां से क्वेश्चन आ गया, अलग अलग शब्द दे दिए गए, उससे संबंधित सवाल आ गया आपका, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यहां तो जॉन रॉल्स का क्वेश्चन है, चलिए ठीक है। पॉलिटिकल थॉट, 3-4 क्वेश्चन अभी हमने देखे हैं, और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के, फिर जिससे समझ सकेंगे कि अच्छा हाँ भाई क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं, किन टॉपिक से अक्सर पूछे जाते हैं। बिकॉज जितना ये समझ लेंगे, जितना बेटर तरीके से आप एनालाइज कर लेंगे, उतना आसान हो जाएगा आपको इस यूनिट को कवर करना। बिकॉज काफी एग्जॉस्टिव यूनिट है, काफी टाइम टेकिंग है, और अगेन एग्जाम में स्कोर करना बहुत जरूरी है। जैसे हाँ, डायरेक्ट डेमोक्रेसी से क्वेश्चन आया कि भाई की एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इनमें से कौन कौन सा होता है। जैसे फ्लीबस्टिंग, ओके, फ्लीबस्टिंग डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, रेफरेंडम है, रिकॉल है, प्लेबिसाइड है, ठीक है, ये सब चीजें आती है, इनिशिएटिव वगैरह। बट फ्लीबस्टिंग मतलब क्या है भाई, जहां पे आप जो सदन की कार्रवाई चल रही है उसमें अनावश्यक तरीके से वक्त को बढ़ा रहे हैं, खींच रहे हैं, लंबे लंबे भाषण की तरह, मतलब सदन की कार्रवाई को, मतलब कुछ मुद्दा ना हो पाए इसलिए लंबे लंबे भाषणों की तरह किसी एक मुद्दे को खींचा जा रहा है। तो जो कि जो है संसदीय व्यवस्था का पार्ट है, ये आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब जो आपकी बोल सकते हैं लाइक संसदीय प्रणाली है, उसका हिस्सा आ जाता है, ठीक है। कोपेनहेगन समिट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका सिविल सोसाइटी के बारे में एक अच्छा क्वेश्चन आया था, ठीक है, जिसमें सिविल सोसाइटी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे, ठीक है। देन उसके बाद आपका और यूनिट नंबर 4 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जरा। गांधी, ये तो यूनिट नंबर 3 है, ये आईआर का हो गया आपका। चलिए ये भी नहीं है यहाँ पे। एंड इन पॉलिसी साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये तो आपका यूनिट नंबर 9 हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। मनूज स्टेट थ्योरी यूनिट नंबर 3 हो गया। यूके नेशनल प्रोग्राम इन विच, ये भी सिटीजन चार्टर आपका यूनिट नंबर 10 से आएगा, ठीक है, सिटीजन चार्टर वहां पे आता है। चलिए कुछ और देखते हैं क्वेश्चन। डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना, लिंग्विस्टिक प्रोविंस अगेन यूनिट नंबर 8। फिलोसफिकल एनार्किज्म यहां से नहीं आएगा आपका, ठीक है। ओके, और कुछ दिख रहा है क्या क्वेश्चन यहाँ पे? पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, ट्रांसफॉर्मेशन इंडियन इकोनॉमी इसमें नहीं आएगा आपका, ठीक है। गवर्नर है। हाँ जी, चलिए एक और क्वेश्चन आया, 100वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आया था, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन जिसको आप बोल सकते हैं, आप सभी की भाषा में लड्डू सवाल, कि जो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुआ अकॉर्डिंग टू द हंटिंगटन, ओके, हंटिंगटन ने वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन बताई है, उनको आपको सीक्वेंस में जमाना है, ठीक है। फर्स्ट वेव डेमोक्रेटाइजेशन, सेकंड फर्स्ट रिवर्स वेव, फर्स्ट सेकंड रिवर्स डेमोक्रेट, तो सबसे पहले फर्स्ट वेव आएगी, फिर रिवर्स फर्स्ट रिवर्स, फिर सेकंड वेव, फिर सेकंड रिवर्स, फिर थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन, ओके। इस प्रकार से बड़ी इजीली, मतलब जो आपका डेमोक्रेटाइजेशन वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए, तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिले थे एग्जाम में।
और किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आने वो हम थोड़ा समझ चुके हैं यहां से। एंड नाउ अब जरा फोकस करेंगे कि किस एरियाज को हमको फोकस करना है, व्हाट टू फोकस व्हाइल यू आर कवरिंग द टॉपिक ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ओके, और कुछ दिख रहा है क्या? पॉलिटिकल रिजीम्स, हाँ, जैसे एक क्वेश्चन आया कि द प्रेजेंट पॉलिटिकल रिजीम इन द सेंट्रल एशिया पैसिफिक रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान। ओके, पॉलिटिकल रिजीम्स पाया, जैसे सिविलियन डिक्टेटरशिप वहां पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे इंटरेस्टिंग एग्जाम में आए हैं। चलिए, जो अब जरा बात करते हैं हम कि व्हाट आर द एरियाज दैट वी नीड टू फोकस ऑन। ओके, मतलब जब तुलनात्मक राजनीति को कवर करें तो किस में फोकस करें, बिकॉज सिलेबस तो बहुत बड़ा है। ओके, अब इसके अंदर हर टॉपिक के अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। अब आपको उसको कवर कैसे करना है वो हमारा मेजर एस्पेक्ट रहेगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपका जो फाउंडेशन कोर्स है वहां पे भी हर टॉपिक वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, रेलिवेंट चीजें हैं, वो लाइक पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको कवर करवाया जा रहा है फाउंडेशन बैचेस में। यू कैन स्टिल ज्वाइन द फाउंडेशन बैचेस फॉर योर जून एग्जामिनेशन। ओके, जून एग्जाम के लिए आप फाउंडेशन बैचेस में जुड़ सकते हैं और उसके थ्रू भी जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहां दिया है, या फिर टेक्स्टबुक ऐप पर डायरेक्टली जाइए और अपना सब्सक्रिप्शन वहां पे जाके ले सकते हैं। कूपन कोड भी आपको मिल जाएगा, ये प्रद्युमन टी। ठीक है, फाइन। चलिए, नाउ वी विल फोकस ऑन व्हाट टू फोकस। फोकस क्या करना है, सबसे पहले टॉपिक पहला है क्या है, अप्रोचेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो यहां सबसे पहले ध्यान रखिए थिंकर के नाम, अप्रोचेस के नाम और मैच द फॉलोइंग। ओके, इनके जो है आप प्रैक्टिस क्या करेंगे, सबसे ज्यादा फोकस रहेगा थिंकर्स के नाम, अप्रोचेस के नाम एंड बुक्स। अलग अलग अप्रोचेस, तो पहली बात तो अप्रोचेस का कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए कि भाई पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच क्या कहती है। ओके, व्हाट डज पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच सेज, व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, व्हाट इज पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच। ओके, राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण क्या है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण क्या है, या फिर संस्थागत दृष्टिकोण क्या है, नव संस्थागत दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, तो सबके थ्योरीज पता होनी चाहिए। बट नाउ अब एग्जाम के लिए क्या याद करना है, जब आप याद करेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए, वो दिमाग में चला गया, क्वेश्चन लिख के आ रहेगा, आप इजीली कर देंगे उसको। ठीक है, लाइक अंडरस्टैंडिंग। ओके, यू डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट, सो दैट इज डन। ओके, वो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, एग्जाम में कैसा भी लिख के आएगा, यू कैन इजीली फाइंड आउट कि अच्छा हाँ दिस इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच और व्हाटएवर। ओके, कि कौन से दृष्टिकोण को दिखा रहा है, राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण है, बेसिकली लाइक संस्था का दृष्टिकोण है, वो आप समझ जाएंगे। बट अब बात आती है थिंकर्स, जो कि कंफ्यूजिंग होते हैं। थिंकर्स के नाम, कौन सा थिंकर कौन सा दृष्टिकोण से बिलोंग करता है, या फिर किस थिंकर की कौन सी किताब है। तो ये बस ये पार्ट अगर आप फोकस कर लेंगे तो आपका आधा काम, मतलब टेंशन खत्म हो गई, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बड़ी इजीली आपको बन जाएगा एंड यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड। ओके, बिकॉज लोग पढ़ तो लेते हैं, आप लोग भी पढ़ते हैं डेफिनेटली, बट हो सकता है कि पढ़ते टाइम आपने अप्रोचेस तो पढ़ी कि सारी अप्रोचेस को ध्यान से पढ़ा, बट ये भूल गए कि थिंकर्स भी तो आ जाएंगे और एग्जाम में आ गया थिंकर कि इनमें से कौन सा किस दृष्टिकोण से है, कौन सा नहीं है। खेल खराब, आप दिमाग पकड़ के सोच रहे हैं कि यार मैंने तो पढ़ा था, अब पर थिंकर को ध्यान नहीं दिया था। तो मतलब पढ़ना वही है सबको, जो आप सब नॉर्मल पढ़ते हैं, बट किन चीजों में फोकस करना ना, वो आपको चांसेस बढ़ा देता है आपके नेट जीआरएफ होने के। ठीक है, कि पढ़ते सभी हैं, बट उस पढ़ते टाइम कुछ चीजों का अगर ध्यान रख लिया गया तो आपके रिजल्ट में लिख कर आना कि यस क्वालिफाइड फॉर द जीआरएफ, उसके चांस अपने आप बढ़ जाएंगे। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ कोलोनिज्म एंड डीकोलोनाइजेशन। ओके, कोलोनिज्म से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट थिंकर्स वगैरह भी ध्यान देना है। टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म, ओके, राष्ट्रवाद के प्रकार, या फिर थिंकर्स, उससे अगेन थिंकर्स एंड बुक्स भी यहां पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेशनलिज्म से कई बार बुक्स के नाम भी पूछे गए स्पेशल, जैसे फॉर एग्जांपल बेसिकली आपके बेसिकली सॉरी लाइक अर्न्स्ट गैलर का नाम हो गया, एंथनी स्मिथ का नाम हो गया, इस प्रकार के थिंकर्स की बुक्स पूछी गए। ठीक है, वो सब मैंने क्लास में कवर भी किया। स्टेट थ्योरीज एंड थिंकर, यहाँ पे भी आ सकता है किस थिंकर ने कौन सा स्टेट थ्योरी का आइडिया दिया, या फिर स्टेट थ्योरी आप समझेंगे। अगेन यहाँ पे भी अगर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जहां पे कथन आधारित सवाल या फिर असर्शन रीजन, तो इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, कि हाँ चलिए टोटलिटरियन सिस्टम में या फिर अथॉरिटेरियन सिस्टम में, मतलब सत्तावादी व्यवस्था में, अधिनायकवादी व्यवस्था में क्या होता है क्या नहीं होता है पता है, वो रीड करके समझ में आ जाएगा। बट हाँ, थिंकर का नाम पूछ लिया या फिर किसी कंट्री का नाम पूछ लिया कि अच्छा कौन से कंट्री में कौन सा वाला सिस्टम है, तो ये सब चीजें थोड़ी सी प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। टाइप्स ऑफ अनडेमोक्रेटिक रिजीम्स, ठीक है, ये स्पेशली थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहां पे किस प्रकार की बेसिकली हो सकती है शासन प्रणाली देखने को मिलती है। कंट्री का नाम, यहाँ पे भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, किस देश में किस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली। यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन फीचर, कि किस देश में क्या स्पेशल है, जैसे कि फ्रांस में क्या खास है, स्विट्जरलैंड में क्या खास है, उनकी संवैधानिक व्यवस्था में क्या खास है, जर्मनी में क्या खास है। तो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन हो। बाकी जो अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, ठीक है, या फिर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम, दैट इज अंडरस्टैंडिंग पार्ट। ओके, वो अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में रहेगी, बट जो चीजें याद करके एग्जाम में प्रेजेंट करनी है वो उस पर थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करेंगे और एरिया डेमोक्रेटाइजेशन की क्रोनोलॉजी, जैसे कि एग्जाम में आ भी गई, ठीक है, लोकतंत्रीकरण का
अभी एग्जाम में देख भी लिया मैंने, देखा आपको क्वेश्चन दिखाया है एग्जैक्टली, ठीक है। थिंकर और डिपेंडेंसी थ्योरीज, ओके, डिपेंडेंसी के थिंकर्स, उनके थ्योरीज के नाम, ठीक है, कि अंडर डेवलपमेंट थ्योरी क्या कहती है, ठीक है, या फिर आपका मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या कहती है, या फिर आपका वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी क्या का कॉन्सेप्ट क्या है, इमरल वॉल्स्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, एजी फ्रैंक का कॉन्सेप्ट क्या है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। और साथ साथ थिंकर्स कौन सी थ्योरी से कौन सा थिंकर बिलोंग करता है, की कॉन्सेप्ट, ओके। थिंकर का नाम, थ्योरी का नाम और कॉन्सेप्ट का नाम, ओके, कि कौन सी थिंकर कौन सी थ्योरी। जैसे मान लीजिए एजी फ्रैंक ने यूज किया है मेट्रोपोलिस सैटेलाइट, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन आ गया कि भाई सेमाईफेरी शब्द किसने उपयोग किया है, उसका आंसर था इमैनुअल वॉलस्टीन। कोर, पेरिफेरी, सेमाई पेरिफेरी, ओके। मूल, कोर हो गया मूल, परिधि और अर्ध परिधि। तो अर्ध परिधि का, बिकॉज कोर पेरिफेरी तो पहले से था डिपेंडेंसी में, बट उसको अर्ध परिधि तक पे लेके जाने वाला काम किसने किया, इमैनुअल वॉलस्टीन ने किया, ठीक है। एलीट थिंकर्स, थिंकर नेम, बुक नेम, खत्म काम। यहां से तो क्वेश्चन आता ही आता है, मैच द फॉलोइंग वाला, गारंटीड है ये तो, ठीक है। हर बार जो है, इस बार भी एग्जाम में आया था कि 4 थिंकर के नाम दे दिए, उनकी थ्योरी के नाम दे दिए, बोला मैच द फॉलोइंग कर दो। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, डुवर्गर का पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में डुवर्गर का आइडिया, सरतोरी का आइडिया, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सरतोरी, डुवर्गर ने क्या क्या है, लिपसेट ने क्या है, क्या क्या है, रोकन ने, लिपसेट रोकन का जो क्लीवेज थ्योरी है, ठीक है। तो ये सब मैंने जो क्लास में पढ़ाया भी आपको, ठीक है, तो उन सब पे फोकस करना है। ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप में आलमंड का क्लासिफिकेशन हो गया, रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट हो गया, इलेक्ट्रल सिस्टम। तो दीज आर द मेजर एरिया दैट नीड टू फोकस ऑन व्हाइल प्रिपेयरिंग। मतलब पढ़ना सब कुछ है, बट उनको पढ़ते टाइम इन चीजों पे थोड़ा ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में मार्क्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। मार्क्स मतलब जो है कि आप मेहनत करके जाएंगे और आपको रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो कई बार तो कि हाँ सर हमने मेहनत बहुत की थी, बट जैसा हमको परिणाम मिलना चाहिए था वो नहीं आया। वो इसलिए नहीं होता बिकॉज पढ़ते टाइम आप ये भूल गए कि मुझे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चालाक होना है, ठीक है। बस वो जितना आप चालाक हो जाएंगे पढ़ते टाइम की, पढ़ना सब कुछ है, समझना सब कुछ है, बट स्पेशली याद क्या करना है जो एग्जाम में आ रहा है, बस, और उतने में एग्जाम क्रैक हो जाता है। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ओके। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको अपने कॉम्पिटिशन से बेहतर होना पड़ेगा, ठीक है। तो सब नॉर्मल लोगों की तरह पढ़ते रहेंगे तो एग्जाम नहीं क्रैक होगा, आपको नॉर्मल से एडवांस जाना पड़ेगा। और दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बेसिक टू प्रो सीरीज, ओके। ये जो सीरीज स्टार्ट की ना हमने, जेआरएफ मास्टर बेसिक टू प्रो, तो बेसिक तो पढ़ना ही पढ़ना। अभी मैं आपको, आज तो हमने हाउ टू कवर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डिस्कस किया, बट आने वाले दिनों में आपको और वीडियोस मिलेंगे जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो रेगुलरली क्लासेस को देखते रहिएगा। तो बेसिक वाला पार्ट भी कवर करेंगे और उस बेसिक वाले पार्ट में से कैसे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो भी कवर करवाया जाएगा, ठीक है। सो दिस बेसिक टू प्रो सीरीज इसी तरीके से चलती जाएगी और बेहतर बेहतर सेशन में ले आऊंगा। मंडे को भी आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक आ रहा है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है, फाइन। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाइए, और साथ साथ अपने आधार को बनाने के लिए, अपने फाउंडेशन को बनाने के लिए फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज साथ साथ क्लासेस लेते रहेंगे, एडवांस प्रिपरेशन होती रहेगी आपकी, और समझते रहेंगे कि अच्छा हाँ कहां से क्या इंपॉर्टेंट है। नहीं तो सिलेबस पूरा पढ़ने में लगे रहे तो फिर तो हो सकता है जून भी आ जाए और आपका सिलेबस कवर नहीं होगा, और साथ बाद में क्या होगा कि हमारी प्रिपरेशन नहीं हो पाई, रिवीजन नहीं हो पाया, और आखिरी में रिजल्ट क्या कि नॉट क्वालिफाइड फॉर द जेआरएफ, नेट एंड जेआरएफ, ओके। सो वो स्थिति ना आए, इसलिए फाउंडेशन कोर्सेज की क्लासेस जो है आपको रेगुलर एक रिदम में रखेंगी। साथ साथ अपना रिवीजन करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, एंड जो अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट बताया गया उसके हिसाब से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना, प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट लगाना, ये सब जो चीजें हैं ये आप यहाँ की इसकी हेल्प के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, सो इसके साथ ये आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। लाइव नहीं हो पाया, बट आई होप कि रिकॉर्डेड फॉर्म में मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट बताना चाह रहा था मैं इसमें आपको, कि हाउ टू कवर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ओके, तुलनात्मक राजनीति को कैसे कवर करना है, क्या सही अप्रोच होना चाहिए, वो हमने डिस्कस किया है। तो इसको ध्यान से देखिएगा अच्छे से पूरा और कवर कीजिएगा, देन शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो, एंड अकॉर्डिंगली अप्लाई दिस अप्रोच टू कवर दिस पर्टिकुलर टिपिकल यूनिट, ओके। बिकॉज अपने आप में बहुत डरावनी यूनिट है, सब लोग बहुत डरते हैं इस यूनिट से, सबको बड़ा अजीब सा लगता है इसको पढ़ने में, बट अगर सही से पढ़ा जाए, सही तरीके से, तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा एक रिस्पेक्टेबल स्कोर जो है आप इस यूनिट से भी ला सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्लासेस के टाइमिंग यहाँ पे लिखे हुए इनको ध्यान रखिए और इसके हिसाब से क्लासेस ज्वाइन करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, ओके।